हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आपका जो टॉपिक रहेगा, आपका जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला आपके सिलेबस का पार्ट है और किसी भी राजस्थान की हिस्ट्री का कोई ऐसा एग्ज़ाम ना होता होगा जिसमें ये लेक्चर ना पूछा जाए, ये टॉपिक ना पूछा जाए, राजस्थान की चित्रकला। तो आज राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम अध्ययन करेंगे, राजस्थान की चित्रकला को पढ़ेंगे। इसके प्रारंभ से लेके और इसकी जो लास्ट पॉइंट तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम समावेशित करेंगे, उनका हम संग्रह करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आज का टॉपिक आपका है चित्रकला। आज का टॉपिक है चित्रकला। तो चित्रकला एक विस्तृत टॉपिक है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत से आप लोगों ने सुना होगा अजंता की गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफाओं के बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर रखा होगा। और अजंता की गुफाएं जो हैं वो खास करके चित्रकला के मामले में बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। तो वहाँ के जो पहले चित्रकार थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो चित्रकार किन्हीं कारणों से गुजरात की ओर रुख करते हैं, गुजरात के क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। और गुजरात के क्षेत्रों में उस समय जैन धर्म की प्रधानता अधिक थी। तो उनके सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है चित्रकारों के सामने, और फिर उन्होंने बाद में जैन धर्म से संबंधित चित्रांकन वो करना शुरू कर देते हैं। और गुजरात के तटवर्ती राज्यों में, जिनमें मेवाड़ प्रमुख है, में ये चित्रकला इसी स्वरूप में प्रवेश कर गई। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बनता है राजस्थान की चित्रकला से कि राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन है, राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक अध्ययन है, ये वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा सबसे पहले इनका क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक में 1900, कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1916 की। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में 1916 में सर्वप्रथम इस बात का उल्लेख किया। अपनी पुस्तक में लिखा या उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसका क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। इनके द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, इसको नाम दिया गया राजपूत चित्रकला। इनके द्वारा इस राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले इनके द्वारा क्या नाम दिया गया था? इसको राजपूत चित्रकला कहा गया। राजपूतों की चित्रकला इसका नाम जो है वो दिया गया, क्योंकि गुजरात से कहाँ प्रवेश किया था? मेवाड़ में इसने प्रवेश किया था। और मेवाड़ के राजवंश किसके द्वारा राज्य से दिया गया, इसलिए इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था राजस्थान की चित्रकला के लिए, वो राजपूत चित्रकला शब्द जो है वो प्रयोग किया गया। अब आप लोग सोचोगे कि राजपूत चित्रकला और जो राजस्थानी चित्रकला है उसके बीच में कोई डिफरेंट है क्या? केवल मैं नाम की बात कर रहा हूं। यहां पर कर्नल जेम्स टॉड साहब जो हैं, कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा यह बोला गया, कर्नल जेम्स टॉड ने यह कहा कि ये जो चित्रकला है ये राजस्थान की चित्रकला है। तो सबसे पहले इसको राजस्थान की चित्रकला किसके द्वारा बोला गया? तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा बोला गया। राजस्थान की चित्रकला।
नामों को ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको राजपूत चित्रकला जो है वो किसके द्वारा कहा गया था और इसको कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किस नाम से बुलाया गया। अब देखिए, इनके बाद नरसिंह चंद्र मेहता का नाम आता है। नरसिंह चंद्र मेहता का नाम आता है और नरसिंह चंद्र मेहता के द्वारा इसको क्या बोला गया, इसको हिंदू चित्रकला का नाम दिया गया। क्या नाम दिया जाता है, इसको हिंदू चित्रकला का नाम दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, नरसिंह चंद्र मेहता के द्वारा इसको हिंदू चित्रकला का नाम दिया गया। ठीक है, ये नाम आपको मालूम चल गए ना। अब देखिए, अब आगे होता क्या है, आगे होता क्या है, इससे संबंधित अगर हम साक्ष्यों की बात करें, इससे संबंधित अगर हम फैक्टों की बात करें, तो सबसे पहले इसके जो प्राचीनतम चित्र मिले, प्राचीनतम चित्र, इसके पहले जो सबसे पहले प्राचीनतम चित्र मिले वो जैसलमेर संग्रहालय में, जैसलमेर संग्रहालय में 1060 ईस्वी में ओद नियुक्ति वृत्ति के नाम से, किस नाम से, 1060 में मैं बात कर रहा हूं इसके प्राचीनतम चित्रों के बारे में। तो 1060 में ओद नियुक्ति वृत्ति के नाम से एवं ओद वृत्ति के नाम से एवं 10 वैकालिका सूत्र चूड़ी मिले हैं। ठीक है, 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी नाम सुना होगा आपने। अब मैं कहां पर, किस जगह की बात हो रही है, ये बातें हो रही हैं जैसलमेर संग्रहालय, औषधालय बोल सकते हो। तो प्राचीनतम चित्र ओद नियुक्ति वृत्ति के नाम से या 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी के नाम से इनके क्या मिले हैं, चित्र मिले हैं। अब इन दोनों ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, भारतीय, क्या कहा जाता है, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय चित्रकला का क्या कहा जाता है, दीप स्तंभ कहा जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 1916 में अपनी पुस्तक में राजपूत चित्रकला, इसका जो वैज्ञानिक अध्ययन किया कर्नल जेम्स टॉड ने, राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया नरसिंह चंद्र मेहता। क्या, नरसिंह चंद्र मेहता, हिंदू चित्रकला इनको नाम दिया। प्राचीनतम चित्र 1060 में ओद नियुक्ति वृत्ति के नाम एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, जैसलमेर संग्रहालय, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ इसको कहा जाता है। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम कुछ चित्रों की अगर बात करें तो सबसे पहले ताम्रपत्र पर उल्लेखित, सबसे पहले ताम्रपत्र पर उल्लेखित श्रावण सूत्र चूर्णी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चूर्णी, ठीक है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सबसे पहले ताम्रपत्र पर उल्लेखित क्या है, किस पर, ताम्रपत्र पर, ताम्र पत्र पर उल्लेखित, सर्वप्रथम ताम्रपत्र पर उल्लेखित ग्रंथ। अब देखिए, ये जो इसका जो लेखन किया, इसके जो चित्रकार थे उनका नाम था कमलचंद्र। क्या नाम था, कमलचंद्र नाम था। इसका जो लेखन किया था, इसका जो चित्रांकन किया था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का, वो किसके द्वारा किया गया था, कमलचंद्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब देखिए, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, इसके बाद देखो, मैंने अभी उत्पत्ति के बारे में आपको शुरू में बताया था कि इसकी उत्पत्ति जो है वो अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं से ये जो शैली है वो कहाँ आती है, गुजरात आती है। और गुजरात से बाद में ये जो शैली है वो आ जाती है मेवाड़। कहाँ जाती है, मेवाड़ आ जाती है, मेवाड़ आई। तो इस प्रकार से ये इसकी उत्पत्ति का क्रम है, सबसे पहले अजंता की गुफाएं, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मेवाड़। तो ये मेवाड़ के क्षेत्रों में आई थी। क्लियर। अब आगे देखिए, तो आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है, राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पहले, राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का आगमन, चित्रकला का आगमन मेवाड़ में होता है, मेवाड़ में होता है। क्या होता है, राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला का आगमन मेवाड़ में होता है। कहाँ होता है, सबसे पहले मेवाड़ में होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी जा सकता है। अब हम इसकी समय की बात करें, कालखंड की बात करें, तो ये जो घटना है वो 12वीं सदी की है। लेकिन दूसरे राज्य से आई हुई चित्रकला क्या स्वतंत्र रूप में थी? अगर हम इसके स्वतंत्र रूप की बात करें, अगर हम इसके स्वतंत्र रूप की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में 15वीं शताब्दी में आई थी। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में 15वीं शताब्दी में आई। कब आई थी? तो 15वीं शताब्दी में ये स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में राजस्थान में आई थी। अब इसका जो स्वर्णकाल माना जाता है, इसका किसका, चित्रकला का, वो 17वीं और 18वीं सदी को माना जाता है। 17वीं और 18वीं सदी को इसका स्वर्णकाल माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि 17वीं और 18वीं सदी को इसका क्या माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है। और इसके जो जनक हैं, इसके जो जनक माने गए हैं वो किसको माना गया है? इसका जनक कुंभा को माना गया। ठीक है, आप लोगों ने मानना कुंभा को पढ़ा था। तो उस समय उनके काल में किस प्रकार की चित्रकला का प्रारंभ हुआ था उसके बारे में भी आपने जाना था।
तो ये चित्रकला से संबंधित कुछ और फैक्टेबल प्रश्न थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनको उतारिए, आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की जो चित्रकला है उस चित्रकला के बारे में, उसके जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला के अवशेषों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसके कुछ साक्ष्य राजस्थान के अंदर किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से इनके साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। तो राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला के प्राचीनतम जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थानी चित्रकला के अवशेषों की बात करें तो कोटा का नाम आपने सुना ही है। कोटा, तो कोटा में एक गांव पड़ता है अलनिया, अलनिया गांव पड़ता है कोटा में। अलनिया गांव कौन सा गांव पड़ता है? कोटा में अलनिया गांव पड़ता है। तो यहां पर इसकी जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स का नाम सुना है। कोटा में अलनिया गांव चंबल नदी के किनारे मुकुंदरा हिल्स से इसके प्राचीनतम कुछ क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं कोटा अलनिया गांव चंबल नदी के किनारे से, ठीक है। चंबल नदी के किनारे से मुकुंदरा हिल्स चोटी का नाम सुना है ना आप लोगों ने, मुकुंदरा हिल्स। क्या केवल यहीं से मिले हैं? नहीं, एक दर नामक स्थान पड़ता है जो भरतपुर के हैं, वो जानते हैं। तो भरतपुर दर नामक स्थान से, दर नामक स्थान से भी चित्रकला के अवशेष मिले हैं। चित्रकला के अवशेष जो हैं वो मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दर नामक स्थान पड़ता है भरतपुर में। यहाँ पर उत्खनन हुआ था और यहाँ के उत्खनन से साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक जगह पड़ती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। यहाँ पर दो जगह पड़ते हैं, एक का नाम है अमरेश्वर और एक का नाम पड़ता है बोलेश्वर। अमरेश्वर और दूसरी जगह है उसका नाम है बोलेश्वर। तो इस अमलेश्वर और बोलेश्वर नामक स्थानों से भी, सवाई माधोपुर वाले स्थान से भी क्या है? इसके साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा पुष्कर से भी, कहाँ से? पुष्कर से भी। और पुष्कर में कहाँ से? अगस्त्य से, ऋषि की गुफा से, अगस्त्य से ऋषि की गुफा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर? चलिए, तो पुष्कर, पुष्कर में अगस्त्य से ऋषि की गुफा से इसके क्या प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा एक प्रसिद्ध जगह पड़ता है, वो जगह है आप जयपुर। तो जयपुर में विराट या विराट की जो पहाड़ियां हैं
जो पहले पहले जो विराट है वो बैराट के नाम से प्रसिद्ध था, तो यहां से भी इसके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। विराट की पहाड़ियां, बैराट, अशोक के अभिलेख भी मिले हैं, उनके ऊपर चित्रांकन है। ब्राभो अभिलेख का नाम आप लोगों ने सुन ही रखा है, ठीक है। तो इसी कुछ महत्वपूर्ण है, कोटा, दर, सवाई माधोपुर, जयपुर। इसके अलावा तारानाथ, श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मिला है यहां पर से। श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख, नामक चित्रकार का उल्लेख मिला है। क्या मिला है, उल्लेख मिला है किसके, तारानाथ श्रृंगधर नामक चित्रकार का क्या मिला है, उल्लेख मिला है। तो फटाक से इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रमुख चित्रकला के महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो उतार लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दें इसको, इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब इस राजस्थान की जो चित्रकला है, इस राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत, राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत जितनी भी चित्रकलाएं शामिल हैं, जितनी भी शैली इस चित्रकला के अंतर्गत आती हैं, अब हम उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला की जो लघु शैलियां हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां, राजस्थानी चित्रकला की लघु शैलियां, ठीक है। अब लघु शैलियां, इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। किसमें, देखिए, सबसे पहले आता है मेवाड़। अब मैं कोई राजवंश नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई राजवंश नहीं पढ़ा रहा, तो मेवाड़ स्कूल, क्या नाम आया, मेवाड़ स्कूल। अब देखिए, दूसरा आता है मारवाड़ स्कूल, अभी समझ जाओगे बिल्कुल आराम से, मारवाड़ स्कूल। और जो तीसरा आता है, एक तो हो गया मेवाड़, एक हो गया मारवाड़। मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य में क्या अंतर है, ये आप लोग जानते हो। एक आता है हाड़ौती, हाड़ौती स्कूल। कौन सा स्कूल आता है, हाड़ौती स्कूल आता है। और हाड़ौती स्कूल के बाद एक आता है डूडाड़, ठीक है। कौन सा आता है, डूडाड़, दिख रहा होगा ना इधर, डूडाड़ स्कूल। तो ये 4 स्कूल हो गए, पहला मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा हाड़ौती और चौथा डूडाड़ स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेवाड़ स्कूल के बारे में। तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैली आती हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले आती है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली आती है, मेवाड़ शैली आती है। इस मेवाड़ शैली के बाद आती है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली के अलावा जो तीसरी आती है उसको बोलते हैं देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली।
और देवगढ़ शैली के बाद जो चौथी शैली आती है उसको बोलते हैं चामड़ शैली। वही चामड़ शैली जिसको महाराणा प्रताप ने क्या बनाया था, चामड़ अकरात की राजधानी बनाया था, तो चामड़ शैली। तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत 4 आती हैं, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चामड़ शैली। इन चारों शैलियों को याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी शैली मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नहीं आती, तो मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़, चामड़, चामड़, देवगढ़, मारवाड़, मेवाड़, नाथद्वारा। ठीक है, मेवाड़, नाथद्वारा, देवगढ़, चामड़ 1-2 बार बोलोगे तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मारवाड़ स्कूल की, कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, सबसे बड़े राजस्थान का जो जिला है उसका नाम क्या है, जैसलमेर है, और उसकी जो बगल में है जनसंख्या के मामले में सेकंड नंबर पर जोधपुर। तो इसमें जो सबसे पहले आता है उसको बोलते हैं जोधपुर शैली। किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा जोधपुर शैली के बारे में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जोधपुर शैली है वो जोधपुर शैली किसके अंतर्गत आती है, तो यह आती है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत। इसके बाद आती है बीकानेर शैली। दूसरी जो शैली हो गई वो कौन सी शैली हो गई, बीकानेर शैली हो गई। तीसरी जो शैली है उसको बोलते हैं किशनगढ़ शैली। इसको क्या बोला जाता है, तीसरी शैली को बोला जाता है किशनगढ़ शैली। चौथी जो शैली है उसको बोलते हैं जैसलमेर शैली। कौन सी शैली बोलते हैं, तो चौथे को बोलते हैं जैसलमेर शैली। और जो सबसे लास्ट में आती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नागौर शैली। ठीक है, नागौर शैली। तो इसके अंतर्गत कितनी हो गई, मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत मेवाड़ शैली, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मेवाड़ शैली। अब आप लोग कहोगे साहब मेवाड़ स्कूल में मेवाड़ शैली भी आती है, तो ये बिल्कुल उदयपुर, इसका दूसरा नाम आपको मिल सकता है उदयपुर शैली। ठीक है, तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली, ये शैलियां किस किस की हो गई, एक मेवाड़ की हो गई, एक किसकी हो गई, दूसरी मारवाड़ की हो गई। अब हम बात करते हैं हाड़ौती स्कूल की। किसकी बात करते हैं कि हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण शैलियां हैं, ये महत्वपूर्ण शैलियां आती हैं। अब हाड़ौती का इतिहास आप लोगों ने सुना होगा, हाड़ा रानी के बारे में आप लोगों ने काफी सुना होगा। तो इसके अंतर्गत जो आती हैं उनमें आती है कोटा शैली। कौन कौन सी आती है, कोटा शैली आती है। अगली जो आती है उसको बोला जाता है बूंदी शैली। क्या बोला जाता है, बूंदी शैली बोला जाता है। और जो अगली आती है उसको बोला जाता है झालावाड़। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है झालावाड़। अब एक बची है ढूंढाड़ शैली, आमेर। इसमें कौन कौन सी आती है, आमेर शैली। आमेर शैली के बाद जो दूसरी शैली आती है उसको बोला जाता है जयपुर शैली। जयपुर शैली के बाद जो अगली आती है उसको बोलते हैं अलवर शैली। अलवर शैली। तो ढूंढाड़ शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख शैलियां हो गई। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। ढूंढाड़ में आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, और एक शैली और पड़ती है जिसको बोलते हैं उडियारा शैली। कौन सी शैली, उडियारा शैली। तो आप लोग इन शैलियों का अध्ययन कीजिए, इनको उतारिए, और हम आगे के बारे में चर्चा करते हैं जल्दी से। ढूंढाड़ शैली में करौली भी आता है, मारवाड़ में किशनगढ़ भी आता है। ठीक है,
चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं, ये इस स्कूल की शैलियाँ हो गई, और अब इसमें हम आगे राजस्थानी चित्रकला की जो शैली है, जो राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं वो कौन से हैं। तो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, महत्वपूर्ण संस्थान, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले नाम हम लेते हैं पोथी खाना का। सबसे पहले आता है इसमें पोथी खाना। तो पोथी खाना कहाँ पड़ता है? पोथी खाना कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? तो सब जानते हैं ये पड़ता है जयपुर में। पोथी खाना कहाँ पड़ता है? पोथी खाना पड़ता है जयपुर में। एक पड़ता है जिसका नाम क्या है? मान प्रकाश पुस्तकालय है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। क्या नाम है? मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय, ये कहाँ है? मेहरानगढ़। कहाँ पे है ये? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं सरस्वती भंडार। तो इस सरस्वती भंडार कहाँ है? सरस्वती भंडार, ये सरस्वती भंडार जो है वो है उदयपुर में। ये सरस्वती भंडार कहाँ पे है? तो सरस्वती भंडार है उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जिनदत्त सूरी जैन भंडार आता है। जिनदत्त सूरी जैन भंडार आता है। जैन भंडार ये कहाँ पे है? ये है सोनार दुर्ग। कहाँ पे है? सोनार दुर्ग में है। इस प्रकार से राजस्थानी चित्रकला से संबंधित हम महत्वपूर्ण जो जुड़े हुए संस्थान थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, ये इस चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थानें हैं वो हैं। अब हम इस राजस्थानी चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उन महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी जान लेते हैं। तो ये आपने उतार लिया होगा ऐसी उम्मीद है, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिए, राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं। तो चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं, देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कहां की बात करेंगे? जयपुर की बात करेंगे, क्योंकि राजधानी है जयपुर। अब जयपुर में 4 संस्थाएं हैं। राजस्थान में जयपुर में कितनी संस्थाएं हैं? तो राजस्थान के जयपुर में इसकी 4 संस्थाएं जो हैं वो बनी हुई हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस संस्था का जो जयपुर में है, उनमें सबसे पहले आती है आयाम। सबसे पहले क्या नाम है उसका? सबसे पहले जो संस्था है उसका नाम है आयाम। दूसरी जो है उसका नाम है पेग। दूसरी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पेग। तीसरी है उसका नाम है कलाव्रत। कौन सी है? कलाव्रत। और जो इसकी जो चौथी और अंतिम है उसको बोलते हैं रचनात्मक कला समूह। क्या बोलते हैं?
रचनात्मक कला समूह, उसको बोला जाता है रचनात्मक कला समूह। तो जयपुर में आयाम, पेक, कलाव्रत और रचनात्मक कला समूह नाम की 4 प्रमुख संस्थाएं हैं। अब हम बात करते हैं जोधपुर की। किसकी बात करते हैं? जोधपुर की बात करते हैं। तो जोधपुर में भी 2 हैं, एक है चितेरा और दूसरी है धौरा। एक है चितेरा और दूसरी क्या है? दूसरी का नाम है धौरा। तो जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर में चित्रकला से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर बताई हैं। जयपुर में 4 हैं, आयाम, पेक, कलाव्रत, रचनात्मक कला समूह, और जोधपुर में 2 हैं, एक का नाम है चितेरा और एक का नाम है धौरा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जयपुर और जोधपुर की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसके बाद इस चित्रकला से संबंधित कुछ और फैक्ट भी आपको जानने को मिलेंगे। उनमें एक बात आती है, वो आता है रंग समायोजन। क्या आता है? रंग समायोजन आता है। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किस चित्रकला के अंतर्गत, किस चित्रकला के अंतर्गत और किस शैली के अंतर्गत कौन से चित्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं चित्रकला का रंग समायोजन। अब देखिए रंग समायोजन में देखिए, रंग समायोजन, चित्रकला का रंग समायोजन। आमेर जो शैली है, कौन सी शैली? आमेर जो शैली है, तो आमेर शैली के अंतर्गत जो प्राकृतिक रंग होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रंग होते हैं, इन प्राकृतिक रंगों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आमेर शैली, तो आमेर शैली में क्या किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। किस में किया जाता है? आमेर में किया जाता है। किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रंग समायोजन। सबसे पहले प्राकृतिक, कहां पे? आमेर में। कैसे याद रखोगे? कितना की जो अज्ञातवास है वो प्रकृति के साथ पांडवों ने गुजारा था आमेर के क्षेत्रों में। ठीक है। अब देखो जोधपुर शैली, जोधपुर शैली, तो जोधपुर शैली का जो रंग समायोजन है वो पीला है। रेत भी पीली, दुर्ग भी पीले, पत्थर भी पीले, क्षेत्र भी पीला। तो जोधपुर का क्या है? पीला रंग है। क्या जोधपुर का ही है? इसके साथ इसके एक भाई और हैं, वो हैं बीकानेर। कौन से हैं? बीकानेर हैं। तो बीकानेर का जो रंग समायोजन है वो भी क्या है? पीला है। क्या और कोई भी है? तो बिल्कुल है। मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली का जो रंग समायोजन है ये बड़ा गजब का है। मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली के क्या है? पीला और लाल, पीला और लाल। याद रखना है, मेवाड़ के लोग बहुत युद्ध करते थे और युद्ध में लाल पीले होते थे। कैसे होते थे? लाल पीले होते थे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आमेर शैली प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, जोधपुर शैली पीला रंग, बीकानेर, और मेवाड़ शैली पीला और लाल। क्लियर? चलिए समझ आ गया होगा। मेवाड़ शैली पीला लाल, जोधपुर शैली पीला, बीकानेर पीला, आमेर शैली प्राकृतिक रंगों का क्या प्रयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ढूंढाड़ कि ढूंढाड़ शैली में कौन कौन से रंगों का समायोजन किया जाता था। तो डाल लीजिए भाई ढूंढाड़ शैली। अब देखो शब्दों से पता चल रहा है ढूंढाड़, ढूंढाड़। तो ये जो लोग थे, ये जो ढूंढाड़ लोग थे, 3 शब्द आए ढूंढाड़। तो ढूंढाड़, तो ये लोग लाल पीले के साथ हरे भी होते थे। लाल पीले के साथ कैसे होते थे? हरे भी होते थे। तो लिखना है लाल प्लस पीला प्लस हरा। तो इसमें इन रंगों का क्या होता है? प्रयोग होता है लाल पीला हरा।
इनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। तो देखो ढूंढाड़ में 3 रंग, ढूंढाड़ शैली में लाल पीले हरे रंग की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये ढूंढाड़ शैली का हो गया। अब बात करते हैं अलवर। कहाँ की बात करते हैं, अलवर की बात करते हैं। तो अलवर में सबसे ज्यादा जिस प्राकृतिक रंग अलवर शैली में जिसका सबसे ज्यादा हुआ था उसको बोलते हैं जेवरातों की स्याही का प्रयोग। किसका प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग। तो जेवरातों की स्याही का प्रयोग इसमें सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, जेवरातों की स्याही का प्रयोग इसमें सर्वाधिक हुआ है। और आप एक और लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो बूंदी। ठीक है, बूंदी। तो इसमें हरा प्लस सोने चांदी के रंगों का, प्लस सोने चांदी के रंगों का। तो सोने चांदी के रंगों की क्या रही है, इसमें प्रधानता रही है। इसके अलावा एक रंग और आता है, उसको बोलते हैं सुनहरा। तो ये इस शैली के रंगों के समायोजन था कि किस शैली में किस चीज का प्रयोग ज्यादा होता है। चित्रकला का रंग समायोजन, आमिर शैली प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, जोधपुर शैली पीला रंग, बीकानेर मेवाड़ शैली पीला लाल, मेवाड़ शैली लाल पीला हरा, अलवर जेवरातों की स्याही का प्रयोग, बूंदी में हरा सोने स्याही का प्रयोग इसमें ज्यादा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको उतार सकते हो। फिर हम इससे आगे के फैक्टों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, अब हम पढ़ेंगे आंखों का समायोजन, यानी किस चित्रकला में किस तरह की आंखों का समायोजन होता है और उस चित्रकला में किस प्रकार की आंखें होती हैं, मछली नुमा आंखें या फिर अलग प्रकार की आंखें। वैसे समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, एक लेक्चर अधिकतम 40 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे लगता है अब मैं ये जो लेक्चर है सेकंड पार्ट इसका कल हम अपलोड करेंगे ताकि वो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में चित्रकला में इसका हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर थर्ड लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है ये जो अब तक कराया है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।